जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछली क्लास में मैं तुम्हारा चैप्टर 2 कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। आज से हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, करें शुरू। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। हर चैप्टर की तरह इसमें भी सबसे पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है और पक्का आता है, और ये बेसिक चीजें तुम्हें आनी ही चाहिए, जैसे करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, combination of resistances, EMF, combinations of EMF, किरचॉफ्स लॉ। समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में, देखो वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे, और जब से एमसीक्यू और रिसर्शन आया है तब से तो पूछो ही मत, कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। लेकिन ये ऐसी बेसिक और चीजें हैं जो तुम्हें आनी ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें तुम्हें पक्का पक्का आनी चाहिए। इसके बाद इसके अलावा ना इसमें और भी चीजें थी पहले सिलेबस में, जैसे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो व्हीट, अच्छा हाँ, इसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज भी है इसमें। व्हीट स्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा इसी में यूज होता है किरचॉफ लॉ का। चैप्टर 2 जिसने अच्छे से पढ़ लिया है ना, उसका आधा काम व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ खत्म हो गया, ये समझ लो। करना यहाँ पर भी है पर उतनी मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, इसके अलावा एक पोटेंशियोमीटर भी टॉपिक हुआ करता था जो अब सीबीएसई से हट गया है, तो हमारा काम कुछ कम हो गया है। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से अगर हम स्टार्ट करें बच्चों, तो हमेशा की तरह चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस की पोजीशन क्या क्या हो सकती है? या तो चार्ज होगा रेस्ट पे, और या तो चार्ज होगा मोशन में। हाँ या ना? अगर चार्ज रेस्ट पर है तो ये फिजिक्स की किस ब्रांच में आता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। ये बात मैं तुम्हें पहले चैप्टर से बताता आ रहा हूं, सही है बच्चों। एक और चीज इसी में ऐड कर देता हूं, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। फोर्स भी किस वजह से है बच्चों? फील्ड की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर आप लोग ठीक से देखोगे ना तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ या ना? फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे, और चैप्टर 2 पूरा पोटेंशियल से रिलेटेड था। हाँ या ना? कैपेसिटर तो अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक मान लो। तो यही था चैप्टर 1 के अंदर और 2 के अंदर। लेकिन बच्चों अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो मोशन भी फर्दर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? या तो स्टेडी मोशन होगा या फिर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। या तो चार्ज स्टेडी मोशन में होगा या तो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। स्टेडी मोशन का मतलब क्या है बच्चों? मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज चल तो रहा है, आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और या फिर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, जहां पे वेलोसिटी या तो इंक्रीज कर रही है या तो डिक्रीज कर रही है। हाँ या ना? अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हुआ
तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ या ना? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको पढ़नी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, यानी ये भी हमें इस चैप्टर में डील नहीं करना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव करेगा तो जो भी करंट, जो भी चीज बनेगी वो फिजिक्स की किस ब्रांच में आती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। समझ में आ गया? अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या बनता है उससे? इलेक्ट्रिक करंट, जो हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्लियर हो गया? चले आगे। तो चैप्टर 3 के अंदर ये वाला टॉपिक आ जाता है। हमारा जो चैप्टर 3 है वो यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। तो सबसे पहले इसी से बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ, स्टेडी मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मोशन स्टेडी वाला। समझ में आ गया ना? यानी कि दिस इज द, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with steady in which we deals with charges या flow of charges। सबसे बेस्ट रहेगा which we deals with the flow of charges in steady motion। देखो इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है पर बात समझ में आ गई ना? हम क्या पढ़ रहे हैं इस ब्रांच के अंदर कि चार्ज मोशन में है। अब ऑब्वियसली चार्ज किसके अंदर होगा मोशन में? किसी कंडक्टर के अंदर। मेटल कंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो वो हम पढ़ेंगे इस पूरी ब्रांच के अंदर। बस चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जा रहा है। वो अलग बात है कि ज्यादातर चीजें हम लोग मेटल कंडक्टर के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन करंट तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी पास हो रहा था। वहां तो कोई ट्यूब नहीं है, कोई क्रॉस सेक्शन नहीं है, पर करंट तो वहां भी जनरेट हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा क्रॉस सेक्शन, बस फ्लो ऑफ चार्जेस, और वो भी स्टेडी मोशन में। क्योंकि स्टेडी नहीं होगा, अनस्टेडी होगा तो या तो एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी। वो इस ब्रांच में नहीं आता है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों 10th क्लास में क्या तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो? 10th क्लास में पढ़ा था ना चैप्टर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज बता ही दो मुझे इसी बात पे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक बच्चा कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी रेट वर्ड आ जाता है RATE, तो पक्का हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से। इसी में कीवर्ड ऐड करते जाओ, एक अच्छी सी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो की बजाय टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल दूं, कोई दिक्कत है? एक कीवर्ड ऐड हो गया। और बताओ, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। हाँ या ना? यानी कि कोई जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जा रहा है। आप ऐसे समझ लो, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से कौन बह रहा है? पानी। तो पानी कितना तेज बह रहा है ये कैसे पता चलेगा आपको? तो जो भी ये क्रॉस सेक्शन आप पाइप का काटोगे वहां से यही तो नजर आएगा ना कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकल कर गया पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में भैया इतना वाटर निकल गया यहां से, इस क्रॉस सेक्शन से। अगर ज्यादा निकल गया तो मतलब ज्यादा तेज पानी बह रहा है, अगर कम पानी निकल रहा है उस क्रॉस सेक्शन से तो मतलब कम पानी बह रहा है। तो यहां भी तो वही हो रहा है, बह रहा है। कौन बह रहा है? चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? करंट। आ गई बात समझ में? तो करंट क्या है? कुछ भी नहीं है,
इलेक्ट्रिक करंट is the time rate of flow of charges per unit time लिख दूं? नहीं, क्योंकि टाइम रेट हो चुका है. रेट का मतलब ये कि हमने टाइम से डिवाइड कर दिया. फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? पढ़ चुके हो ना बच्चों? करंट का फॉर्मूला भी बता दो जल्दी से. करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. मतलब जनरली हमने यही पढ़ा है ना, कितना चार्ज फ्लो होकर गया पर यूनिट टाइम, यही पढ़ा है. बट ये बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये एवरेज करंट का है. ये जो फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते आए हो ना बचपन से, ये फॉर्मूला एवरेज करंट का है. तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालोगे? इंस्टेंटेनियस करंट इसको ऐसा कर देते हैं ना, इसको एक काम करते हैं, इसमें एवरेज लिख देते हैं. एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. मतलब जैसे अब ये तो हमें नहीं पता ना कि हमने कितना टाइम इंटरवल लिया. जैसे मान लो मैंने 1 घंटे का या 120 सेकेंड्स का टाइम ले लिया. 120 सेकेंड बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम है, 2 मिनट का टाइम है. 2 मिनट में टोटल कितना चार्ज फ्लो होकर गया, वो टोटल चार्ज आपने लिख दिया ऊपर और टोटल टाइम आ गया नीचे. इससे आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज करंट. याद रखना ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है. अगर तुम लोग रिलेट कर पाओ तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? 11th क्लास में पढ़ा था. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड या लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. टोटल डिस्टेंस होता था वो ऊपर आता था, अपॉन में टोटल टाइम आता था. उससे हमारे पास क्या आती थी बच्चों? एवरेज स्पीड. लेकिन एक्चुअली वो चल कैसे रहा है वो हमें नहीं पता. हो सकता है कभी वो गाड़ी तेज चल रही हो, फिर कभी वो गाड़ी धीरे चल रही हो, फिर बाद में उसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो गई हो, धीरे हो गई हो. लेकिन हमें वो सबसे मतलब नहीं है. हम बस टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा वो ऊपर लिख देते हैं, टोटल टाइम नीचे लिख देते हैं. तो जो स्पीड आएगी एवरेज स्पीड, तो क्या वो सही है? एवरेज स्पीड जो वैल्यू आई हमारे पास, क्या गाड़ी उस स्पीड पर चल भी रही थी? नहीं, वो तो कभी तेज थी कभी धीरे थी. और जो आंसर निकल कर आया है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो एक ऐसी वैल्यू आ गई है जिस पर गाड़ी थी ही नहीं कभी, या क्या पता हो भी. मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ कुछ यहां भी तो वैसा ही हो रहा है. इस मेटल कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है. अब 2 मिनट का मैंने टाइम लिया है, 120 सेकेंड्स. उसमें टोटल जितना चार्ज फ्लो हो गया वो आपने ऊपर लिख दिया, नीचे टाइम लिख दिया. अब एक्चुअली जो आपके पास करंट की वैल्यू आई है, क्या वो करंट उसमें कभी वायर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ भी? क्या पता कभी चार्ज ज्यादा फ्लो हो गया हो, कभी कम हो गया हो. हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए एवरेज करंट का फॉर्मूला है टोटल चार्ज जो भी फ्लो हुआ और अपॉन में टोटल टाइम. तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जाए तो तुम इसको बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर सकते हो जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेगी. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम. जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी चाहिए वही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको वेलोसिटी कब मिलेगी? जब छोटा सा टाइम इंटरवल रखोगे. क्योंकि छोटे से टाइम इंटरवल में गाड़ी कुछ तो चलेगी, उसको चलने के लिए कुछ तो मौका, कुछ तो टाइम दोगे. अगर आप सोच रहे हो मुझे इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, फोटो क्लिक कर लेता हूं, फोटो में तो गाड़ी रुकी हुई दिखेगी. तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाड़ी कितनी तेज चल रही है, उसको चलने का मौका तो दो, कुछ सेकंड तो दो. तो टाइम इंटरवल छोटा कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होता है उसमें. तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम क्या हुआ करता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हाँ या ना? तो मुझे वायर के अंदर एग्जैक्ट करंट किस टाइम पे कितना है ये पता करना है.
यानी मुझे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, फिर लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब समझ में आया बच्चों क्या हुआ, हमने लिमिट क्या पुट कर दी, डेल्टा टी टेंड्स टू, इसका ये मतलब नहीं है tan 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो टेंड्स टू 0, इतना छोटा है कि लगभग 0 के ही बराबर हो गया है। भाई आप मुझे ये बताओ ना, किसी चीज को बहुत छोटा कैसे बोलोगे, यही तो बोलोगे 0 को अप्रोच कर रहा है, या किसी चीज को बहुत बड़ा कैसे बोलोगे, इन्फिनिटी बोल दोगे, बल्कि इन्फिनिटी पे कोई है ही नहीं, बस हम पहुंच नहीं पा रहे। समझ में आ गया? तो हमने टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया और हमने उसमें छोटे से करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली, तो उससे हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। कोई दिक्कत नहीं आ रही बात समझ में? और इसी को बोलते हैं बच्चों dq बाय dt। समझ में आ गया? तो यानी कि दो फॉर्मूले हमको मिल गए, आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो गया, dq बाय dt। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा वर्ड कब यूज होता है बच्चों, जब डिफरेंस या वैल्यू बहुत बड़ी हो, हाँ या ना। और डी कब यूज करते हो, जब डिफरेंस या वैल्यू बहुत छोटी हो। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूले याद हो गए। समझ में आ गया? अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहां से जो फॉर्मूला मुझे मिला करंट, चेक करो करंट की वैल्यू यहां भी वही आ रही है और यहां भी वही आ रही है, आई सी दोनों को डिनोट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनरली जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना स्पीड वाला, ये मैं उसको रिलेट करने के लिए समझा रहा था, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। स्पीड तो आप गाड़ी की बढ़ा घटा सकते हो क्योंकि एक्सेलरेटर आपके हाथ में, पर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो थोड़ी ना बढ़ेगा घटेगा। सोच के देखो, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो डिपेंड करता है बैटरी पे, और बैटरी सेम रनिंग सर्किट के अंदर थोड़ी ना कोई बार बार चेंज करेगा। यानी आप टाइम इंटरवल ज्यादा लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेशियो आएगा चार्ज का वो ज्यादा होगा, आप टाइम छोटा लोगे तो करंट भी चार्ज भी कम रहेगा, लेकिन उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर हम स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं तो स्टेडी करंट का मतलब होता है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो सेम ही फ्लो हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का रेशियो भी आई ही आएगा और डी क्यू बाय डी टी का रेशियो भी आई ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, आई फॉर करंट 5000/50 कर लो, तब भी क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, 100 आ रहा है, या इसको 500 कर देते, चलो कितना आ गया, 10 एम्पियर। और बच्चों अगर आप 5/0.1 कर देते हो तब भी कितना आ रहा है, ये 0.5 कर देते हो, कितना आ रहा है, 10 एम्पियर। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? यानी अगर आप टाइम की वैल्यू बड़ी लोगे, कॉमन सेंस यूज करो, डेल्टा टी लोगे, तो चार्ज भी तो उसमें ज्यादा ही फ्लो होगा, तो आपने यहाँ पे टाइम बड़ा किया, चार्ज भी ज्यादा फ्लो हुआ। लेकिन जब रेशियो निकालोगे ना तो आंसर वही आएगा। और यहाँ पर आपने छोटा सा चार्ज टाइम इंटरवल लिया और छोटा सा करंट फ्लो हुआ, ये देखो, पर रेशियो हमेशा वही आएगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? तो याद रखना। तो फिर करंट फाइंड करने का मेथड क्या है बच्चों? देखो, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि करंट की एक डेफिनेशन और तैयार हो गई। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज अगर मैं कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट। यानी कि करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, करंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन चार्ज।
चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? यानी चार्ज जो भी आपको दिया हुआ है उसका आप डेरिवेटिव कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में करंट आ जाएगा। अगर आपको चार्ज, ये तो करंट फाइंड करने का मेथड हो गया। अगर चार्ज फाइंड करना है तब क्या करोगे बच्चों? अगर चार्ज फाइंड करना है टोटल चार्ज, हाउ टू फाइंड टोटल चार्ज। अगर कोई आपसे ये बोले टोटल चार्ज बताओ कितना है, तब क्या करोगे? तो देखो मेरी बात सुनो, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, dt को ले जाकर I से मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बच्चों इधर इंटीग्रेट अगर करोगे तो चेक करो dt बचेगा, I तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि I तो कांस्टेंट है। अभी तो बताया हर बार I की वैल्यू सेम ही आ रही है, तो I तो कांस्टेंट है, तो I बाहर आ गया। और इधर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है बच्चों? 1 इंटू डी क्यू का। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? Q, और यहाँ पर आ जाएगा IT। नहीं आया समझ में? अब याद आया 10th की बुक में पहले आपको यही फॉर्मूला दिया हुआ था। करंट का फॉर्मूला तो बाद में आया था, पहले आपको ये बताया था कि अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो I इंटू टी करना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो यहां से अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ये कहा है भैया? ये कहां से आ गया? चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। कहां से आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चैप्टर 1। क्लियर हो गया? चले आगे। देखिए बच्चों की कहानी खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ मुझे ये भी बता दो कि जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, किच में लिख दिया मैंने। अच्छा करंट की कहानी तो क्लियर हो गई ना? आगे चले इरेज कर दूं। ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलते हैं आगे। तो मैं इसमें ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो गई? इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों? कूलम पर सेकेंड। हाँ या ना? और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। यानी एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट अगर बहुत लंबी चौड़ी है तो उसको नाम छोटा करना पड़ेगा ना। तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं उनके ऑनर में हम नाम दे देते हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? एम्पियर। तो एम्पियर के नाम पे हमने इसके एसआई यूनिट बना दी एम्पियर। ठीक है बच्चों? बच्चों इसकी डायमेंशन क्या है? करंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? 80 या 80 माइनस 1? 80 माइनस 1। क्यों? करंट तो खुद ही बेस क्वांटिटी है। करंट अगर खुद ही बेस क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन क्या हुई? सिर्फ ए। और बच्चों डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो आप फॉर्मूला चेक करो, Q इज इक्वल टू आई टी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 80। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया? अब बताओ क्या मैं ये, अच्छा हाँ, इसके बाद व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? ये सब पढ़ा हुआ है यार तुम लोगों ने 10th में। ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम लोग जैसे पता नहीं मैं तुम्हें क्या नई चीज पढ़ा रहा हूं। क्या होता है 1 एम्पियर? 1 एम्पियर करंट ही होगा पक्का, कुछ भी होगा तो है तो करंट ही ना, एम्पियर लिखा है तो बच्चों जरा चेक करो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। अगर मैं यहाँ पे चार्ज 1 कूलम ले लूं और टाइम 1 सेकेंड का ले लूं तो बच्चों चेक करो 1 से 1 कट जाएगा, यानी 1 कूलम पर सेकेंड आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, सॉरी हम इसको ऐसे बोलेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section per second, then the current is then 1 ampere of current is said to be constitute। समझ में आ गया? अगर किसी वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, तो हम ये मानेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए? when 1 कूलम of charge flows across any cross section of wire कह लो या कंडक्टर कह लो पर सेकेंड, then 1 एम्पियर of current या इलेक्ट्रिक करंट is said to be constitute। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। इसके अलावा बच्चों देखो, इस चैप्टर में हमको स्टेडी करंट पढ़ना है, हाँ या ना? लेकिन इसके अलावा भी एक करंट होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी करंट एंड ट्रांजिएंट करंट? पहले स्टेडी करंट पढ़ते हैं। स्टेडी करंट एक ऐसा करंट है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, वो कांस्टेंट है, मतलब हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो कर रहा है। जैसे 1 सेकेंड में मान लो 1.5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, तो अगले 1 सेकेंड में भी 1.5 कूलम चार्ज ही फ्लो करेगा, अगले 1 सेकेंड में भी 1.5 कूलम, अगले 1 सेकेंड में भी। समझ में आ गया? इसका मतलब व्हाट इज स्टेडी करंट? व्हेन सेम अमाउंट of charge flows through any cross section, then it is called steady current। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो आप शॉर्ट में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहेगा। और ये जनरली वो करंट होता है जो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जो फ्लो हो रहा है वो, हालांकि उसमें भी फ्लक्चुएशन आता है ऊपर नीचे, पर हम मान सकते हैं। या बैटरी से जो करंट निकल के जा रहा है वो भी हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा टाइप का करंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट बच्चों, तुम लोगों ने मूवीज में देखा है, विलन वगैरह होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रोड पकड़ लेते हैं और उसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है और वो डराते हैं, देखो मैं इससे करंट लगा दूंगा, और उसके बीच में स्पार्क आ रहा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या एयर वहां पे गुड कंडक्टर बन गया? हाँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इतना ज्यादा है कि वो एयर में भी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्या बता सकते हो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? कैपेसिटर की 2 प्लेट है, एक पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है पॉजिटिव और एक पर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। या आप ऐसे मान लो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा का है और वो बहुत पास है। हम जानते हैं कि वो प्लेट्स आपस में चिपकना चाहती हैं अट्रैक्शन की वजह से, पर वो नहीं चिपक पा रही हैं, पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या चार्ज फ्लो कर सकता है बीच में एयर गैप की वजह से? हाँ, उससे बचने के लिए डाइलेक्ट्रिक डाला गया था, याद है?
तो जो एयर में चार्ज फ्लो कर जा रहा है या वायर में अगर ऐसा हो जाए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फिक्स ना हो, कांस्टेंट ना हो, तब ऐसे करंट को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट। मतलब इसका उल्टा कर दो, व्हेन मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आ गया? आपने पाइप को नल से जोड़ा हुआ है, कभी आप फुल पे खोल दे रहे हो, ज्यादा पानी बह रहा है, कभी कम बंद कर दे रहे हो, कभी पूरा बंद कर दे रहे हो, कभी तेज कर दे रहे हो, कभी धीरे कर दे रहे हो। समझ पा रहे हो? तो चार्ज किसी वायर से कभी ज्यादा फ्लो हो रहा है, कभी कम फ्लो हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आ गया? इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइटनिंग स्ट्रीक। लाइटनिंग स्ट्रीक, आसमान में बिजली कड़कती है ना, देखिए आपने, स्पार्क बनते हैं, वो भी तो यही है। समझ में आ गया? चले आगे। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। हमारे घरों में जो करंट आता है वो बच्चों किस रेंज का होता है? 2 वोल्ट, 220 वोल्ट। अबे भैया करंट की बात हो रही है, वोल्ट कहां से आ गया? 5 से 10 एम्पियर में बोलो ना। 5 एम्पियर कह रहा हूँ। 1 एम्पियर। अरे मतलब मैं एक्चुअली नहीं, तुम लोग गलत नहीं हो। 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3 की रेंज में लिखना चाह रहा हूँ। समझ गए ना? उसके रेस्पेक्ट में करीब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इतने में हमारे सारे डिवाइस चल जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि तुम लोग शायद अंदाजा नहीं लगा पा रहे, 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट है। 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा 1 सेकंड में। और 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज होता है ये मैं तुम्हें पिछले 2 चैप्टरों से समझाता आ रहा हूँ। 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी पढ़ा था अगर 1 सेकंड में 1 मिलियन चार्ज भी अगर ट्रांसफर हो रहा होगा तो भी 200 साल लग जाते हैं 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में। तो 1 कूलम चार्ज आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा है? तो अगर 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा है तो सोचो 1 सेकंड में वो फ्लो होगा तब 1 एम्पियर बनेगा। तो ये छोटा मोटा करंट है क्या? 1 एम्पियर अपने आप में बहुत बड़ा करंट है। कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों क्या हमारी नसों में भी करंट है? क्या हमारी नसों में कोई खून दौड़ रहा है? खून दौड़ रहा है तो उसमें आयंस भी होंगे, तो उसमें जो करंट है वो कितना है? क्या होता है भाई? हाँ, शरीर में। समझ में आ गया? कितना होता है बच्चों? मिली एम्पियर की रेंज में। कुछ जानवरों में ज्यादा होता है, जैसे वो एक मछली होती है ईल, वो इलेक्ट्रिक जो ना झटका लगा देती है। हाँ, अच्छा, करंट इन लाइटनिंग स्ट्रीक। जो आसमान में बिजली कड़कती है वो किस रेंज का होता है? करंट, करंट, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज तो पूछो ही मत, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। करंट 200 रुपए है, 10 रेज टू पावर 4 एम्पियर। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा चार्ज फ्लो होता होगा तब वो स्ट्रीक नजर आती है। 10 रेज टू पावर 4 एम्पियर मतलब है 10 रेज टू पावर 4 कूलम इन 1 सेकेंड। और वो लाइटनिंग स्ट्रीक 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहती है आसमान में, 1 सेकंड का बहुत छोटा फ्रैक्शन। तो एक्चुअली वो जनरेट ही इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि 2 क्लाउड्स में बहुत सारा चार्ज है, वो पास पास आ गए। अब एयर भी वहां कंडक्टर की तरह काम करेगी और वो सारा चार्ज फ्लो के जीरो होना चाहता है तो एक स्ट्रीक बन जाती है। तो बहुत सारा चार्ज है वो। अगर वो किसी इंसान पर गिर जाए, इंसान तो बहुत छोटी चीज है, अगर किसी बड़े पेड़ पर भी बिजली गिर जाती है ना तो पूरा पेड़ बीच से ऐसे चटक के फट जाता है, आग लग जाती है। अगर हम लोग, उसमें साउंड भी है, बिजली भी है, और उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है हीट। उसमें इतनी हीट है कि अगर वो किसी इंसान को टच कर दे ना या पास में आकर भी चली जाए बिना टच किए तो भी जल जाएगा इंसान, इतनी हीट है उसमें। समझ में आया? चले आगे। इसके अलावा
कोई मुझे बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? मान लो बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन से बाहर निकलता है वो होता है करंट, और जो एंटर करता है वो कौन होता है? करंट ही होता है भाई। तुम लोग क्या सोच रहे हो? समझ में आ गया ना? यानी याद रखना, जो भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, और सच्चाई ये है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? एटम के अंदर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, तो वो एटम कभी मूव करता है? तो न्यूक्लियस मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज, देखो मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों ये जो डायरेक्शन है ना, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। पुराने जमाने वाली, समझ में आ रहा है? लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है। एक्चुअली फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर और घूमकर, यानी मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां जा रहा है इस समय? इधर। करंट किधर जा रहा है? इधर। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा फिर बाद में कि करंट की डायरेक्शन को चलो चेंज कर देते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब तक कई किताबें छप चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड करा कि अब करंट की डायरेक्शन को वही मानेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, मतलब जो हमने पहले मान लिया था। पर हकीकत में पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज फ्लो नहीं हो रही है। फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और वो भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट is just opposite to the flow of, direction of current is just opposite to the flow of electrons। या हम ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of current। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है करंट के बारे में। बच्चों, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ये सब जो भी मैं लिख रहा हूं ना, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वरना यहां से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाओगे। अब जल्दी बताओ, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? स्केलर कौन बोल रहे हैं? जल्दी बोलो भाई, आपस में बात नहीं करनी, मुझे बताना है। स्केलर, वेक्टर? एक बच्चा कह रहा है कि वेक्टर है, तो भाई एक काम करते हैं, एक करंट इधर जा रहा है वायर में, एक करंट इधर जा रहा है वायर में, ठीक है? और या ऐसा करते हैं, दोनों एंटर हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। एक पॉइंट है जहां पर दो करंट आकर मिल रहे हैं, पक्का ऐड हो रहे होंगे, और उन दोनों वायर के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री। तो मान लो इस वायर में करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें आ रहा है 1 एम्पियर, तो ऐड होकर कितना हो जाना चाहिए बच्चों? हम जानते हैं कि ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर का करंट यहां से निकल जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जंक्शन रूल में पढ़ा था ना ये चीज। लेकिन यहां तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो क्या इनको तुम वेक्टर सम से जोड़ोगे? वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जल्दी बोलो भाई। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई?
देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्केलर है या वेक्टर है, अभी मैंने तुम्हें आंसर नहीं बताया, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ ये स्केलर है या वेक्टर है। अब जल्दी बताओ स्केलर है या वेक्टर है। एक बच्चे ने बोला वेक्टर है, मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं है। अब भी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है स्केलर है। स्केलर नहीं है मैंने। अच्छा स्केलर नहीं है तो फिर है क्या वो बताओ ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो वेक्टर नहीं है कंफर्म हो गया तो स्केलर होगी शायद, तो अगर स्केलर है तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। और जब डायरेक्शन का रोल ही नहीं है तो सर इतनी देर से आप क्या समझा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो मतलब डायरेक्शन मैटर करती है। आप खुद यही इसी डायग्राम में देख लो, अगर दो करंट यहाँ ऐड होके इधर जा रहे हैं, ये कितना एम्पियर था 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, यहाँ से क्या निकला 3 एम्पियर, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है अगर हम माने तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इधर कर दो, अगर आप ये कहते हो कि करंट स्केलर है तो स्केलर मतलब डायरेक्शन है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हटा दो यहां से ये सब। पर ऐसा भी हम नहीं कर सकते, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ना तो स्केलर कैटेगरी में आ रही है और ना ही पूरी तरह से वेक्टर कैटेगरी में आ रही है। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे जल्दी बोलो। अब ये बात याद रखना, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। सर ये क्या होता है, ये तो हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं, तो मत देखो, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसको जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तुम्हें बता देता हूं एक और क्वांटिटी होती है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जो स्केलर और वेक्टर दोनों में आधी आधी डिवाइड हो रही हो उसको हम डाल देते हैं टेंसर क्वांटिटी में। तो करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी। तो मान लो इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ गया, करंट इज अ डैश क्वांटिटी, ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में अगर टेंसर मिल गया तो किस पे टिक करोगे। पर मैं गारंटी देता हूं तुम्हें टेंसर क्वांटिटी पढ़ाया नहीं गया, किताबों में नहीं है, तो तुमको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में स्केलर और वेक्टर मिल गया तब किस पे टिक करोगे फाइनली। 4 ऑप्शन है, स्केलर, वेक्टर, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव, तो आप उस पे टिक करोगे करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर पे ही टिक करोगे, टेंसर नहीं है तो किस पे टिक करोगे, स्केलर पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसका रीजन भी है, देखो ये स्केलर इसलिए माना जाता है, देखो रीजन है इसके पीछे। रीजन ये है कि देखो ऐड कैसे कर रहे हो आप, ये बता दो, ऐड अलजेब्रिकली, हाँ या ना। और दूसरी चीज वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज नॉट वैलिड, कुछ भी लिख लो यार, नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल, जो तुम्हें इंग्लिश अच्छी लगे। तो ये दो रीजंस की वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी में डाल देते हैं। बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, दुविधा, संकट, चले आगे। आई होप मैंने आप लोगों को करंट के बारे में काफी कुछ समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर को घर जाके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना, समझ गए। रिवीजन करते रहना, क्योंकि अगर पीछे का नहीं आता होगा तो अगली क्लास में हर बार प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।